हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैप्लर्स लॉ के बारे में। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कैप्लर्स लॉ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था ना, न्यूटन ने ये तो बताया कि जो सन और अर्थ के बीच मतलब जितने सारे ग्रह हैं यानी कि जितने सारे प्लेनेट्स हैं उस सन के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इसके बारे में कैप्लर्स ने बताया। इस मतलब बोल सकता है कि ग्रहों के मोशन के बारे में यानी कि प्लेनेट्स के मोशन के बारे में कैप्लर्स ने 3 नियम दिया। ठीक है, और वो नियम क्या क्या है आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज जो पढ़ाऊंगा आप लोग को, उससे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं पहले समझाऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। देखो ध्यान समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी से बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, या अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अब ये अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, देखो ध्यान समझो। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कोई भी वस्तु या फिर कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगता रहता है। और कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर जो है एक फोर्स लगता रहता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो अपने आप क्या करेगा, सेंटर की ओर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और कितना फोर्स लगाता है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। मान लो इस बॉडी का वेलोसिटी v है, इस वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r है, तो इस बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसके सेंटर की ओर कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर और बाय आर के बराबर हमेशा क्या करता रहेगा, फोर्स लगाता रहेगा। बोल सकता है कि इसी बल के कारण यानी कि इसी फोर्स के कारण जो है कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, अगर इतना के बराबर वो बल नहीं लगा पा रहा है, इतना के बराबर अगर उसको बल नहीं मिल रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव ही नहीं कर सकता है। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकता है। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि सन के चारों ओर जो है हमारा अर्थ क्या करता है, बोलो, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक वृत्ताकार यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो जरूर इस पर कहीं ना कहीं से F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर बल लग रहा है। ठीक है, कितना, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर बल लग रहा है, तभी जो है अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और बोल सकता है कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, जितना सारा प्लेनेट्स है, सब प्लेनेट जो है सन के चारों एक बहुत बड़ी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं से अभिकेंद्रीय बल के बराबर बल मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ यही, न्यूटन ने सिर्फ यही बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में जो क्या है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, यानी कि दो बॉडी के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया बल नहीं होता। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी कि F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ही एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर बल प्रदान कर रहा है, तभी जितना सारा ग्रह या फिर जितना सारा प्लेनेट जो है सन के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा काट रहा है। क्लियर, एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, तो याद रखना सिंपल से एक ही कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई नया बल नहीं होता है, वही पुराना बल होता है जितना सारा फोर्स हम लोग पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ और सन के बीच यानी कि सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है,
तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mv²/r के बराबर बल प्रदान कर रहा है, तभी अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है। इस फोर्स को बोलते हैं, क्या बोलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है। इस फोर्स का डायरेक्शन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, कहां होता है डायरेक्शन बोलो, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्ताकार कक्षा के केंद्र की ओर एक बल लगता रहेगा, जिस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बोलो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में, टाइम पीरियड मतलब होता है आवर्तकाल। क्या होता है बोलो, आवर्तकाल। आवर्तकाल, देखो आवर्तकाल क्या है, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, यानी कि कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी सर्कुलर पाथ में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है, जितना समय एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसी को उस पिंड का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कहेंगे। यानी अगर मान लो टी टाइम में कोई बॉडी 1 रोटेट पूरा कर रहा है, कितना रोटेट पूरा कर रहे हैं, मान लो 1 रोटेट पूरा कर रहा है, तो टी इक्वल टू बोलेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल टी टाइम में मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, यानी कि एक चक्कर यानी कि 1 रिवॉल्यूशन करने में जितना चक्कर लगता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है बोलो, आवृत्ति, यानी किसी कण का आवृत्ति क्या होता है, एकांक समय में, यानी कि 1 सेकेंड में बॉडी कितना चक्कर काटता है, 1 सेकेंड में बॉडी कितना चक्कर काटता है, यानी कि टी टाइम में बॉडी जो है 1 रोटेट पूरा कर रहा है, टी टाइम में कितना चक्कर बोल रहा है, 1 रोटेट पूरा कर रहा है, तो यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर काटेगा, 1/t रोटेट। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितना चक्कर काटता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कि 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1 सेकेंड में बॉडी जितना चक्कर काटता है, उसे उस पिंड का आवृत्ति कहते हैं, उसे उस पिंड का आवृत्ति कहेंगे। बात समझ में आया, गुड। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, कैपलर्स लॉ, जो हमारा मेन जो पढ़ना था, कैपलर्स लॉ मैं समझाऊंगा। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखो कैपलर्स लॉ क्या होता है, एकदम समझ में आएगा, फाइनली में बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो कैपलर्स का पहला लॉ क्या है, कैपलर्स का पहला नियम को बोलते हैं ऑर्बिटल लॉ। क्या बोलते हैं बोलो, ऑर्बिटल लॉ, यानी कि ऑर्बिटल मतलब कक्षा का नियम। क्या बोलते हैं बोलो हिंदी से, कक्षा का नियम। कैपलर्स ने क्या बताया, कैपलर्स ने बताया कि जितना सारा ग्रह है उस सन के चारों ओर एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। ठीक है, एक बहुत बड़े जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर गति करता है, और इस सर्कुलर पाथ के एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। ठीक है, एक फोकस पर जो है सूर्य स्थित रहता है। इसका मतलब है कि कैपलर्स ने बताया कि जितना सारा ग्रह है उस सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है, मतलब पूर्णतः सर्कुलर नहीं रहता है, कुछ ऐसे रहता है, ऐसे पाथ पर मूव करता है, और इसके एक फोकस पर जो है, ठीक है, एक फोकस पर क्या रहता है, सूर्य रहता है। यही है कैपलर्स का फर्स्ट लॉ। बात समझ में आया कुछ, कैपलर्स का फर्स्ट लॉ समझ में आया कि कैपलर्स ने पहला बताया ऑर्बिटल लॉ में कि ग्रह है, यानी जितना सारा प्लेनेट है उस सन के चारों ओर एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है, और इसके एक फोकस पर सन रहता है। इसका मतलब सीधा साधा है कि सन के चारों ओर जितना सारा प्लेनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ, यानी कि ऐसे पाथ में मूव करता है। ठीक है, और इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है, 2 सेंटर होता है। क्या होता है बोलो, इसका 2 सेंटर होता है। मैं कुछ फिगर ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, इसका एक फोकस यहाँ पे, दूसरा फोकस यहाँ पे, और इसके एक फोकस पर जो है
का क्या रहता है बोलो, सन रहता है, और इसके चारों ओर जो है प्लेनेट्स मूव करता है ऐसे, मतलब ऐसे पाथ में जो है जितना सारा प्लेनेट्स है हमारा मूव करता रहता है। ठीक है, यानी कि सेंटर में जो है क्या रहता है बोलो, सन रहता है, और इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर काटता रहता है। बात समझ में आया? गुड। अब देखो ध्यान समझो आगे। अब हम लोग बात करेंगे कैप्लर्स के दूसरे नियम के बारे में। कैप्लर्स के दूसरा नियम को बोलते हैं, कैप्लर्स का दूसरा नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं बोलो, लॉ ऑफ एरिया के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया के बारे में देखो, लॉ ऑफ एरिया को क्या बोलते हैं कि जो सन है हमारा, यानी कि सन के चारों ओर जितना सारा प्लेनेट है उस सन के चारों एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है। इसका मतलब है कि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल में जो ग्रह है उस समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। जैसे कि यहां से यहां तक मान लो पहुंचने में, यहां से यहां तक प्लेनेट को पहुंचने में मान लो टी टाइम लगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी, यहां से यहां तक जो है पहुंचने में भी, ठीक है, ग्रह को टी ही टाइम लगा है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, ये एरिया जो है सेम होगा। मैं नाम लिख देता हूं ए, यहाँ पे बी, और इसको नाम में ओ देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को ओ पे मान लो क्या है, सन है, और यहाँ पे मैं नाम देता हूं डी, और यहाँ पे सी। मतलब बोल सकते हैं कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ डी सी। ठीक है, इक्वल होगा। मतलब इसका एरियल वेलोसिटी जो है, वो एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है। इसका एरियल वेलोसिटी क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करता है। क्लियर? तो लॉ ऑफ एरिया कैप्लर्स का यही बताता है कि सेम टाइम इंटरवल में प्लेनेट्स जो है सेम टाइम से सेम एरिया कवर करेगा। इसका मतलब इसका एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा बोलो, समान रहता है। ठीक है, अब जो तीसरा है हमारा, तीसरा लॉ को बोलते हैं, तीसरा लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं बोलो, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड का मतलब होता है, ठीक है, आवर्तकाल का नियम। ठीक है, तो आवर्तकाल का नियम क्या होता है, देखो मैंने बताया आवर्तकाल अभी कि मान लो कोई भी प्लेनेट है, प्लेनेट जो एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो कोई भी एक प्लेनेट जो है अर्थ के चारों ओर मान लो एक चक्कर पूरा करने में टी टाइम लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। यानी कि बोल सकते हैं कि ग्रहों का आवर्तकाल, ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग, यानी ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग, ठीक है, ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, जो मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इस डिस्टेंस को मान लो मैंने स्मॉल आर लिखा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बोलो, सेमी मेजर एक्सिस, मतलब मीन डिस्टेंस, जो मेन डिस्टेंस है सन से वह डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे, यानी कि ग्रहों का आवर्तकाल जो है उस सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर क्यू। ठीक है, यही बताया कैप्लर्स थर्ड लॉ में। ठीक है, कैप्लर्स का तीसरा नियम ये है। अब हम लोग देखो, कैप्लर्स ने जो है ग्रहों के प्लैनेटरी मोशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाया और ना ही ज्यादा विशेष सिद्धांत स्थापित कर पाया। न्यूटन्स ने इस बात को प्रूव किया कि जितना सारा प्लेनेट है उस सन के चारों ओर एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूमता रहता है, और इस बात को प्रूव भी किया। ठीक है, अब हम लोग कैप्लर्स के तीसरे नियम का यूज करके जो है न्यूटन्स के इनवर्स स्क्वायर रूल, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को प्रूव करेंगे। ठीक है, इस बात को अभी हम लोग जस्ट प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, वाले थे क्या प्रूव करने वाले बोलो, प्रूव दैट इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ न्यूटन,
यानी कि न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही है इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। चलो तो इसको क्या करेंगे, प्रूव करने। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि सन के चारों ओर जो है एक सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, प्लेनेट मूव करता है। मान लो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कितना वेलोसिटी से बोलो, v वेलोसिटी से जो है इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। क्लियर। तो मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी है, इस दुनिया में जितना सारा बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसको कितना फोर्स चाहिए, F इक्वल टू mv²/r के बराबर हमेशा फोर्स चाहिए, तभी जाके वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो मैंने बताया था कि सन के चारों ओर जितना सारा प्लेनेट मूव करता है वो न्यूटन्स ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है मूव करता है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही F इक्वल टू mv²/r के बराबर बल प्रदान कर रहा है, तभी जितना सारा प्लेनेट है वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर, एक बहुत बड़े सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। बात समझ में आया। यहाँ पे जो m है वो होगा मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, यानी कि मास होगा, यानी कि मास जो होगा वो होगा हमेशा कांस्टेंट। मास कैसे कांस्टेंट होगा, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ पर, मान लो सपोज कर अर्थ ही जो है इस सन के चारों ओर मूव कर रहा है, तो सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रहा है, तो मूव करते टाइम क्या अर्थ का मास बदल जाएगा क्या, मास नहीं बदलेगा, मास वही रहेगा, मतलब मास यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब क्या है, कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो क्या लगेगा, बोलो एक समानुपाती का साइन लगेगा, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। यानी कि सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, उसके लिए इतना फोर्स चाहिए। क्लियर। इतना फोर्स उसको मिल रहा है, तभी जाके वो कहां पे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। क्लियर, दैट्स क्लियर, गुड। इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब मान लो कि कैपिटल T इक्वल टू है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब समझ में आया, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है। मान लो कि एक चक्कर पूरा करने में जो है कैपिटल T टाइम लग रहा है, तो T को बोलेंगे टाइम पीरियड बोलेंगे। इसका वेलोसिटी कितना होगा, बोलो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक चक्कर पूरा करने में 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। बात समझ में आया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वृत्त की परिधि, वही होता है वृत्त की लंबाई होता है। तो वृत्त की लंबाई कितना हो गया, 2πr, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr अपॉन टाइम कैपिटल T टाइम, यानी कि इतना वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। बात समझ में आया, इतना वेलोसिटी है उसके पास। अब देखो ध्यान समझो, इसको हम लोग इक्वेशन 3 करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 3 को जो है स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो v² इक्वल टू 4π² r² अपॉन t²। होगा कि नहीं होगा, एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 4π², 4π² एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बोलो कांस्टेंट टर्म को हटाएंगे तो क्या होगा, बोलो समानुपातिक साइन लगेगा, यानी कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² अपॉन t²। बात समझ में आया। चलो इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देता हूं। r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो होगा, मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो होगा v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3 अपॉन t का पावर 2 और इंटू 1/r होगा। बात समझ में आया। इसको मैं इक्वेशन 4 लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे जो टर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि r² और अपॉन t², ये क्या है, बोलो ये है कैप्लर्स थर्ड लॉ। ये क्या है, बोलो कैप्लर्स थर्ड लॉ है। देखो ध्यान समझो, इसी को मैं अच्छा से करूंगा तो होगा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ r का पावर q है, ठीक है, देखो r का पावर q, तो r का पावर q, ये क्या है, बोलो ये है कैप्लर्स थर्ड लॉ। क्या है, बोलो कैप्लर्स थर्ड लॉ। बात समझ में आ गया होगा, थर्ड लॉ, ये है कैप्लर्स थर्ड लॉ। और ये जो वैल्यू होता है r का पावर 3 अपॉन t का, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, बोलो ये कांस्टेंट होता है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, बोलो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया, ये है कैप्लर्स थर्ड लॉ, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, बोलो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ रहा है, गुड। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा ही मिटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे r है, मैंने इसको इक्वेशन 2 माना था। क्लियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान समझो, यानी कि ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो, इसको भी कहां पे समानुपाती साइन में
डाल सकते हैं, यानी कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब होगा 1/r²। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट बात समझ में आया? क्योंकि r का पावर 3 मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड पे तो अच्छा समझ में आएगा। r का पावर 3/t का स्क्वायर इक्वल टू है कांस्टेंट। ये है केप्लर्स थर्ड लॉ। बात समझ में आ गया? ये क्या है बोलो? केप्लर्स थर्ड लॉ है। अब देखो ध्यान समझो, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और इंटू आर। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख सकूंगा कितना? एफ आर। क्लियर? इक्वल टू बोलो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको इधर भेज दूंगा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज द इनवर्स रूल ऑफ न्यूटन्स। ये न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर रूल है। प्रूव्ड हो गया? क्लियर? अब जो भी सारी बातें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।